नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये जो सभी पार्टियों में, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों में जो खलबली मची हुई है, सांसद यहाँ से वहां जा रहे हैं, टीएमसी के अलावा भी महाराष्ट्र में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्या ये माना जाए कि लोकसभा में 360 का आंकड़ा हासिल करने की दिशा में मोदी सरकार बहुत काम कर रही है? कुछ बड़ा होने वाला है क्या आने वाले दिनों में, लोकसभा में या संसद में? देखिए, ये तो अप्रैल में जब आया था महिला विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, और उसके साथ साथ परिसीमन, और साथ साथ में एक तीसरी चर्चा जो है, जो कि कहीं ना कहीं उसको लेके अंदर ही अंदर बड़ी बेचैनी है विपक्ष के खेमे में, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। क्योंकि ये मोदी सरकार के सबसे बड़े जो अभियान है उनमें से एक है, और एक तरफ ये बंगाल में जो लगी हुई आग है, तो बंगाल में जो लगी हुई आग है वो बंगाल से फैलते फैलते फैलते, हालांकि आग तो महाराष्ट्र से ही शुरू हुई थी, मतलब महाराष्ट्र का ही ये की चिंगारी थी। कहाँ से चिंगारी शुरू हुई थी इसको लेकर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन तत्काल में जो सबसे बड़े जो अंगारे फूटे, जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी फूटा, वो बंगाल में फूटा। और वो बंगाल का ज्वालामुखी का लावा बह के जो है वो मुंबई भी पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया। और मुंबई में जो है वो वहां पर जो अंतरात्माएं चीख चिल्ला रही हैं, जिसमें आज ऐसा समाचार है कि एक तरफ तो ममता बनर्जी अपना कुनबा संभालने में उनको अब तक तो विफल ही दिख रही हैं। एक तो उनकी पूरी वो सूची आ गई है, उस सूची में उनके सांसदों के नाम, जिसको लेके कहा जा रहा था कि भाई सांसदों के नाम कहाँ है, अभी तक सूत्रों के हवाले से आ रहा है लगभग लगभग वही लिस्ट है। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ज्यादा पुराने खिलाड़ी हैं, वो ज्यादा मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो हो सकता है अलग तरीके से बार्गेन कर रहे हो और अलग तरीके से उनका वो हो रहा हो। लेकिन कुल मिलाकर जो है वो ये लिस्ट आ जाने के बाद अब स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी सरकार को जो ये कहा जा रहा था, जो एक कि ये अपने जो उनके अभियान है या जो उनके वो नहीं कर पाएंगे, जो उनके इंपॉर्टेंट बिल्स हैं वो नहीं पास हो पाएंगे, कैसे करोगे, कैसे। अप्रैल में भाई महिला आरक्षण बिल गिरा ही ना, और उसके साथ साथ जितने भी वो थे सब गिरे। लेकिन आज मात्र 2 महीना भी नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 2-3 महीना हुआ, 3 महीने के अंदर ही अंदर स्थिति ये है कि 2/3 मेजॉरिटी की तरफ सर, मतलब कम से कम जो सत्ता पक्ष है वो अपने आप ही बढ़ता दिख रहा है। किसी तरह का कोई दल बदल नहीं हुआ। दल बदल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टीएमसी छोड़ के कोई बीजेपी में तो आ नहीं गया। उनकी आपस की लड़ाई है, और वो आपस की लड़ाई सिर्फ उन्हीं की नहीं है, अन्य दलों की भी है। इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें तमिलनाडु में जो एक सब मतलब बड़े खिलाड़ियों में एक डीएमके भी है। डीएमके को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से उसके साथ व्यवहार किया, उसको छोड़ दिया, वो अलग एक घायल आशिक की तरह से वो अलग स्टालिन घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो पूरी घूम फिरकर वहां ले जा रही हैं जहां सरकार उस 2/3 मेजॉरिटी की स्थिति में बहुत ही कंफर्टेबली पहुंच गई, अपने आप पहुंच गई। हालांकि अपने आप पहुंच गई कहना सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई इसका रिंग मास्टर होगा, जो इस सारे जो ये वो हो रहे हैं, खेल चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई है जिसके हाथ में उसकी कमान है, और वो कौन है सब जानते हैं। तो अब परिस्थितियां 2/3 के करीब करीब, 2/3 मेजोरिटी के करीब करीब जा चुकी हैं। जब अप्रैल में ये महिला आरक्षण विधेयक आया था तब भी तो मोदी सरकार को जो वोट मिले थे, कुछ 298 299 वोट मिले ही थे लोकसभा में। तो 299 मिले थे, और 362 300 के करीब करीब जितनी होता क्या है कि जब 2/3 बहुमत का जो निर्णय होता है वो सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 होता है। तो उस 2/3 के हिसाब से अगर 299 थे तो उस समय करीब 200, जब मुझे याद आ रहा है कुछ पूरी संख्या नहीं थी, मतलब वो कुछ संख्या जो थी 528 ही सांसद थे, और उसमें जो था 2/3 जो था वो उसमें ये 299 की संख्या को सत्ता पक्ष ने छुआ था। तब भी ये कहा गया था कि भाई ये अतिरिक्त कहाँ से आए, क्योंकि वास्तव में जो मोदी सरकार है उसके पास जो वर्तमान जो एनडीए के सदस्य हैं वो करीब करीब 292 के आसपास है। तो ये 8 कहां से आए, मतलब ये पता चला उसी समय। ये जो चिंगारी की बात हम लोग कर रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन जो भी कहें, इसकी जो दरकना, जो इसमें दरारें पड़ना तभी शुरू हो गई थी। 8 जो थे वो उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। खैर वो चूंकि बिल गिर गया तो बात आगे बढ़ी नहीं, बात हुई नहीं। उसके बाद चुनाव में सब लोग बिजी हो गए, एसआईआर और सब दुनिया भर की बातें। लेकिन आज तो गिनती बड़ी स्पष्ट रूप से दिख रही है, जिसमें 2 स्पष्ट रूप से खिलाड़ी सामने हैं। टीएमसी के 4 लोग तो आज तक इस्तीफा दे चुके हैं राज्यसभा से। 20 की सूची जो है आप दिखा रही हैं,
स्क्रीन पे उसमें उस 20 की सूची में भी एक बड़ा रहस्यमय नाम है। आप जब इस सूची को आगे बढ़ाएंगी, ये तो चलिए उनके सांसद हैं, लोकसभा के सांसद, ये सूची जो है 11-12 तक आती है, 12 के बाद सीधे 14 पे चली जाती है, 14वें नंबर का ये नाम आ जाता है। 13 पे एक मिस्ट्री नाम कोई है, कोई एक रहस्यमय नाम है जो संभवतः कोई बड़ा नाम है, और जब वो नाम 12वां खुलेगा, 13वां नाम जब आएगा सामने, तो वो निश्चित रूप से वो एक और समस्या होगी, क्योंकि ये सिग्नेचर हुआ है, नंबरिंग प्रॉपर हुई है, उसके आगे उनके सांसदों के आईडी नंबर भी हैं। तो कुल मिलाकर अभी खेल तो अभी शुरू हुआ है, मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है जैसी स्थितियां हैं कि अभी चलिए ये लोकसभा का आ गया आपके पास। व्यावहारिक स्थिति है कि लिस्ट और भी बढ़ सकती है। अभी तो ये सोमवार को लोकसभा स्पीकर ने, लोकसभा अध्यक्ष ने इनको बुलाया है मिलने के लिए कि भाई ठीक है आप आ जाइए अपना लेकर, लेकिन अभी सोमवार तक अभी क्या क्या दाल गलेगी, ये 20 ही रहेंगे, 20 से 22 ना हो जाए, क्योंकि जो 29 की संख्या है, जो दिख रहा है, जो व्यावहारिक रूप से समझ में आ रहा है, तो कोई अब बचने वाला नहीं है। जो डोला सेन और अभिषेक बनर्जी और जो दो चार उनके हार्डकोर बिल्कुल जो एकदम टीएमसी ही है, अब कल्याण बनर्जी टूट गए। कल्याण बनर्जी को कह रहे हैं कि भैया मुझे एनडीए के साथ अलाइन होने में कोई समस्या नहीं है, जो उनसे पूछा गया चैनलों पर मैं देख रहा था कि कल्याण बनर्जी जो है वो इतने तिलमिलाए हुए हैं, अभिषेक बनर्जी को तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और उसमें वो ये कह रहे हैं, जब उनसे स्पष्ट रूप से पूछा गया कि आप क्या आगे चल के एनडीए के साथ अलाइन हो सकते हैं, उसने डिनाई नहीं किया, हाँ भी नहीं किया लेकिन डिनाई नहीं किया, और राजनीति में किसी चीज को डिनाई ना करने का अपना एक महत्व है। तो कुल मिलाकर ये परिस्थितियां सिर्फ 20 तक हैं ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि मंडे तक ये 24 हो जाए, हो सकता है ये 22 हो जाए, 22-23 तो हम मान के चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये 20 ही रहेंगी, अब बढ़ेंगी। 4 दिन में पानी, खाद पानी जब इसमें पड़ेगा तो पेड़ पौधे भी बड़े होते हैं, तो ये लिस्ट भी बड़ी होगी। दूसरी बात है, उसमें 13 नंबर की बात हम कर ही रहे हैं कि 13 एक मिस्ट्री नंबर है, और वो क्या है वो पता चल जाएगा 2-3 दिन में हम लोगों को। राज्यसभा में 4 सांसद इनके छोड़ चुके हैं, तो संख्या भी कम हो रही है राज्यसभा की। 2/3 की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो रही है। विपक्ष कमजोर हो रहा है, विपक्ष की संख्या घट रही है, पक्ष की संख्या जो है उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर जो अब ये चक्रव्यूह है, वो 2/3 सरकार अपने हिसाब से एक नया नंबर क्रिएट कर रही है। और इसमें जो सबसे सुंदर बात हो रही है, जो सबसे खूबसूरत बात हो रही है, कि ये तो टुकड़े टुकड़े जो तथाकथित इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था, सुंदर सपना देखा था राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये उसके जो है कोई टुकड़ा यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। अब इसमें जो यहाँ गिरा वहां गिरा में कोई यहाँ वहां जा रहा है, तो अब उसको सब समेट कर ओबियसली सरकार ले जाएगी। सरकार को अपने बिल पास कराने, देश के लिए, देश हित के कार्य करने हैं। परिसीमन, अब सोचने की बात है कितने वर्षों से परिसीमन बिल क्यों लटका हुआ है। परिसीमन देश की आवश्यकता है। अब तो संसद बन गई, इतनी अतिरिक्त सीटें बन गई, सब कुछ सजा हुआ है। ये सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए, बढ़नी इसलिए चाहिए क्योंकि भाई प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, ये संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें उनका, लेकिन उन्होंने चूंकि सरकार को काम नहीं करने देना है, इस सरकार को दिखाना है कि तुम्हारे पास बहुमत नहीं है, तो अब देख लो तुम्हारे ही सांसदों से इस सरकार का बहुमत भी होगा। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी होगी। और दूसरी बात है कि जो 400 पार का नारा दिया था, अगर हम उसमें बात करें, राउंड फिगर में बात करें, तो अब की बार 400 पार, ठीक है उस समय नहीं हुआ, 1 साल बाद ही सही, अब की बार 400 पार। लेकिन एक चीज और है कि क्या ये परिसीमन के लिए, महिला आरक्षण के लिए ही हो रही है जोड़ तोड़, या फिर ये माना जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात और यूसीसी, क्या उसकी बात भी हो सकती है? क्योंकि अब ये सुबगाहट भी होने लगी है कि कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है मोदी सरकार। देखिए वही बात है कि अब जब सरफरोशी की तमन्ना हम अब हमारे दिल में है, तो वही कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, जो कहा गया है। तो भाई अब तो वक्त आएगा तो सब पता चलता जाएगा। इनके मतलब इनके दिल में इनके इरादे तो बहुत कुछ थे भाजपा सरकार के, और उन्होंने 10 साल उसमें जमीन तैयार की। अब जब तीसरा कार्यकाल उन्होंने आशा की थी कि उनकी सीटें बढ़ेंगी, तो नहीं बढ़ी, कम हो गई, एक अफवाह के चलते कि आएंगे तो संविधान बदल देंगे। यही लोग थे ना जो झूठ अफवाह फैलाकर एक देश में एक नकारात्मक माहौल बनाकर, और आज भी ये वोट चोरी और इस तरीके की बकवास करते हैं। आज भी ये चैनलों पर बैठकर उस चीज को निरंतर रूप से कहते हैं। तो ये एक बिल्कुल जो कहते हैं ना कि कर्म का सिद्धांत, कर्म जो है उनके अपने सामने आ रहे हैं, उन्हीं की जो कमाई है आज उन्हीं के खिलाफ काम कर रही है। इसमें से कोई व्यक्ति नहीं है जिनको भाजपा आगे आने वाले समय, चाहे वो तृणमूल का हो, चाहे वो डीएमके का हो, चाहे वो शिवसेना या किसी अन्य, जो जितने भी इंडिया के तथाकथित, जो इंडिया गठबंधन के तथाकथित जो सांसद है, इनमें से कोई व्यक्ति नहीं है जिनको भाजपा अपने यहाँ मंत्री नहीं बनाने वाली है, अपनी पार्टी में नहीं लेने वाली है,
इनको किसी तरह का कोई सत्ता में कोई मलाई नहीं मिलने वाली है। आप कहते रहो कि ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई तो तृणमूल इनको भी कुछ नहीं करने वाली है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को। तो जो उनके साथ आ रहे हैं उनको क्यों ईडी सीबीआई? भाई पुलिस जांच चल रही है, कोर्ट कार्रवाई अपनी तरीके से चलती है, इस दौरान कई लोगों पे कार्रवाइयां हुई हैं। तो आप अपनी खीस निकालने के लिए कुछ भी कह लो, सच्चाई यही है कि जो आपके लोग थे वो बिना सत्ता के लालच में, बिना किसी तरह के लोभ में, आपके पार्टियों के नेताओं की हिटलरशाही से तंग आकर, आपके पार्टियों के प्रमुखों के रवैये से तंग आकर, आपकी दिशाहीनता से तंग आकर, दुखी होकर उन्होंने आज आपको छोड़ दिया और आपका पूरा ये कुनबा बिखर के, जिसको आप तीन दिखाते थे कि हमारी संख्या जो है वो इतनी है और हम मजबूत विपक्ष हैं, हम काम नहीं करने देंगे। मतलब करीब करीब 230 तो महिला विधेयक के विरोध में पड़े थे। तो हम अगर हम इंडिया गठबंधन की स्ट्रेंथ 230 माने तो 230 जो है आज कितने टुकड़ों में बढ़ चुका है, अब आप स्वयं देखिए, गिनिए। लेकिन चलिए, डीएमके की भी समझ में आती खींच है, कैसे धोखा दिया कांग्रेस ने वो हो गया। तृणमूल कांग्रेस में 2 नहीं पता नहीं कितने टुकड़े हो रहे हैं, वो भी समझ में आता है। 19, 20 या 22 पहुंच जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष के पास और फिर अलग गुट बना लेंगे। समाजवादी पार्टी क्या करेगी? परिसीमन के खिलाफ उनका कोई स्ट्रांग स्टैंड तो था नहीं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शायद वो वोटिंग के दौरान एब्सटेन कर जाए, तो वो भी तो इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका देंगे। देखिए, परिसीमन जो विधेयक है वो वास्तव में किसी के विरुद्ध नहीं है, किसी के लिए अहितकर नहीं था। डीएमके सिर्फ इसलिए मुद्दा बना रही थी क्योंकि उसका अपना एक लार्जर, वो एक दक्षिण बनाम उत्तर का एक जो उनका एक नैरेटिव चलाते हैं, हिंदी और तमिल वर्सेस तमिल, उसी का एक हिस्सा उन्होंने बनाया कि भाई दक्षिण का की भागीदारी कम होगी। सरकार ने उसके लिए कहा कि भाई हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, 50% सबका बढ़ा देंगे, 50% जितनी अनुपात आपका वही रहेगा, जो अनुपात आ जाए वही अनुपात पहले बाद में भी रहेगा। लेकिन उन्होंने फिर उसमें नया पेच निकाला कि नहीं, इसको लिखा नहीं है, बिल्कुल लिख के दो। अरे भाई, जो चीज संसद में कही जाती है उसकी भी एक वैल्यू होती है। तो तो अमित शाह ने कहा कि भाई आप समर्थन का वादा करिए। आपको याद होगा उस समय जो संसद में बहस हुई थी, हम अभी परिवर्तन करके लाते हैं, अभी इसको करके दोबारा पेश कर देते हैं, आप वादा तो करो कि आप बिल का साथ दोगे। लेकिन तब पीछे हट गए थे क्योंकि नीयत सरकार को काम ना करने देने की थी, नीयत देश को चलने देने से रोकने की थी, देश की जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनमें बाधा डालने की नीयत थी, सरकार को शर्मिंदा करने की बाधा नीयत थी। अब क्या है कि भाई अगर सीटें बढ़ेंगी तो जब आपकी आप राजनीति कर रहे हो, चाहे वो अखिलेश यादव की आपने बात की, चाहे वो दक्षिण में कोई राज्य हो उसकी बात करें हम, मतलब डीएम क्या, हालांकि उसकी तो हालत खराब कर दी, उनका तो बोरिया बिस्तर जनता ने ही समेट दिया। लेकिन जो भी जिसको भी राजनीति करनी है भाई, जब सीटें बढ़ेंगी तो आपके ही तो लोग वहां पर खड़े होंगे, आपके ही तो टिकट वहां पर लड़ेंगे। और दक्षिण के पास तो ये बहाना था, अखिलेश यादव के पास तो कोई बहाना नहीं था। अखिलेश यादव के पास तो उत्तर दक्षिण के लड़ाई में कम से कम आप उत्तर भारत की के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रतिनिधि हो, आप उत्तर के साथ नहीं खड़े हो, आप जाके दक्षिण के साथ मिल गए। आप कहीं मतलब वो स्टालिन तो दक्षिण के लिए चलो ठीक आवाज उठा रहा है, आप मत करो बंटवारे की राजनीति, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप कम से कम तथ्यों पर तो साथ दो, क्योंकि वो बिल किसी पार्टी का भला करेगा ऐसा कतई नहीं है। सीधी बात है, परिसीमन इस देश में पहले भी होता रहा है, परिसीमन आगे भी होंगे। आज बीजेपी, इसलिए आज बीजेपी करा रही है, सिर्फ इसलिए कि अभी बीजेपी है इसलिए हम एसआईआर नहीं होने देंगे, इसलिए हम परिसीमन नहीं होने देंगे, इसलिए हम किसी तरह का कोई लेजिस्लेटिव वर्क नहीं होने देंगे। ये क्या तरीका है? और दूसरी बात है कि अब आप तो मतलब आपका जिसमें हित है आप वो भी नहीं होने देंगे। मतलब इसमें परिसीमन में तो अखिलेश यादव एक बेनिफिशियरी होंगे। अखिलेश यादव क्या, कोई भी पार्टी, भाजपा ही नहीं कोई भी पार्टी बेनिफिशियरी होगी। अतिरिक्त सीटें बढ़ेंगी, उनकी राजनीति, उनका एक अधिक लोगों को वो टिकट बांटेंगे। जो टिकट बेचने वाली पार्टियां हैं वो अधिक टिकट बेचेंगी, उनका भी ज्यादा लाभ होगा। कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर ऐसा कोई किसी का कोई नुकसान नहीं जा रहा था। ये एक सामान्य प्रक्रिया थी जिसके लिए संविधान में व्यवस्था थी, लेकिन आप उसके भी बीच में आके खड़े थे। और बाकी जो बड़े निर्णयों की बात है, देखिए बहुत सारे बड़े निर्णय पेंडिंग है। देश बहुत एक अवस्था में है जिसमें सरकार के पास अपना एक एजेंडा है, जिसको वो चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वो और कई तरह के जो, जी बिल्कुल बिल्कुल, यूसीसी हो, चाहे जितने भी इस तरीके के विषय हैं उनको लाना। इस समय भाई जब आप इनके बीच में आपस में ही सरफुटौल चल रही है तो फिर शुभ काम में देरी क्या, इसमें तेरी मेरी क्या, इसमें तो फिर मौके पे ही चौका मारने के लिए अगर नहीं मार पाए तो फिर किस बात की राजनीतिक पार्टी और किस बात के मोदी और अमित शाह।
तो क्या ये सारी हबड़ा-तबड़ी देखकर ही राहुल गांधी ये फरमा रहे हैं इंडी गठबंधन की बैठक के बाद कि मैं भगवान शिव की तरह विष पी रहा हूं, टीएमसी, आरजेडी आदि भ्रम में है? राहुल ये स्टेटमेंट क्या इसी तरह की चीजों को देखने के बाद दे रहे हैं? देखिए, विष तो क्या पी रहा है, विष क्या, कौन से विष की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये शिव जी की तरह, शिव जी का नाम ये बार बार लेता है ये आदमी। और शिव जी का क्या व्यक्तित्व था, क्या चरित्र है, मतलब क्या व्यक्तित्व है, क्या किस लिए शिव जी को हम पूजते हैं। इनको अपनी तुलना शिव जी से करना ही शिव जी का एक तरह से, अगर कोई और धर्म होता, कोई और मजहब होता, तो इस सर्तन से जुदा हो रहा होता। एक निहायत आलसी किस्म का व्यक्ति, एक गैर जिम्मेदार किस्म का व्यक्ति अपने आप को शिव जैसा बता रहा है, तो ये अब क्या ही कहें। मतलब ठीक है, आप कह लो आप शिव भक्त थे, जनेऊधारी थे, पता नहीं क्या क्या थे, सब धीरे धीरे सबके सामने आ गया। और आप कौन सा विष पीते हो जिसके लिए आपको भारत में वो विष उपलब्ध नहीं है? कोलंबिया में आपकी वो गर्लफ्रेंड जो है वही जो विष आपको देती है एक विशेष रूप से, तो वही विष आप पीते हैं। और उसके अलावा आपका कोई और विष तो, मतलब आप भगवान जाने, मतलब वो किसी ड्रग डीलर का बताते हैं कि वो बेटी उटी है, वो इससे बड़ा अच्छा दोस्ती है, सच्चाई क्या है कोई जानता नहीं। लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि भैया ये कुछ उधर विष मिलता है इनको वहां पर। बाकी ये जितना विष इस देश के खिलाफ उगल चुके हैं, जितना विष इन्होंने चीन के दूतावास में जाकर, और अभी मोरक्को और मलक्का कहाँ कहाँ ये चले जाते हैं, आज निकोबार में विष उगल रहे हैं ये, तो इनका तो बहुत ही विष भरा हुआ है। रही बात राजनीतिक रूप से अगर विष की बात ही कर रहे हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है बंगाल में ममता बनर्जी की दुर्गति को देखकर। इनको अपनी दुर्गति नहीं दिख रही है कि भाई आरजेडी, और चूंकि बिहार में आपने आरजेडी को हरवाया, आप यूपी में अभी समाजवादी पार्टी को हरवाने वाले हो, आप हर जगह अपने सहयोगियों पर बोझ बनकर आप चाहते हो कि वो आपको अपने वोट ट्रांसफर कर दें और आप प्रधानमंत्री बन जाओ, आप जो है वो नेता बन जाओ, आपके जो लोग हैं उनको कोई वोट देने वाला नहीं है, लेकिन आपके विधायक और सांसद बन जाएं। ये इस तरीके, और उसमें आप ये विक्टिम प्ले कर रहे हो कि आप विष पी रहे हो। अरे भाई, काहे का विष पी रहे हो? आप कोई विष नहीं पी रहे हो, आप बोझ बने हुए हो। चूंकि आप पुरानी पार्टी हो तो मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है, तो इसलिए आप अभी बने हुए हो। और चूंकि उनकी विसंगतियां हैं कि वो आपस में परिवारवादी पार्टियां वो बिखर रही हैं, उनकी हालत खराब है, खराब हालत तो आपकी भी है, लेकिन आप कोई विष नहीं पी रहे हो, आप उनको और नहीं तो विषाक्त कर रहे हो। ये यही व्यक्ति था जो ममता बनर्जी को जाकर एकदम बिल्कुल चुनाव वोटिंग के ठीक पहले अंट शंट कह के आता है, अगर आप विष पी रहे थे तो ममता बनर्जी को क्यों गए थे आप इस तरीके की बातें बोलने? अगर आपका इंडिया की गठबंधन इतना वैचारिक साथी थी तो आप करते भाई। देखिए, इनकी अपनी विसंगतियां हैं, इनकी बातों का कोई मोल नहीं है। आप विष, चूंकि आपको इस समय आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि सब टूट रहे हैं और ये सब इनके वोटर घूम फिर के हमारे पास आएंगे, इसलिए इनको अपना फिर से लॉन्च होने का एक बारी फिर से चांस दिख रहा है राहुल गांधी को। एक बारी फिर से लॉन्च होके देख लें, इनका वही होगा, कुछ नहीं होना है इनका। अंततः ये ठीक है, शिव जी करेंगे, उस शिव जी इनका कल्याण करेंगे। पर ममता बनर्जी का कल्याण कैसे होगा? उनके खिलाफ तो एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, इसे हेट स्पीच के दायरे में रखा गया है और इसके लिए एफआईआर दर्ज हो गई। ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आप देखिए, हम हैं इसलिए आप सभी सुरक्षित हैं, वो हिंदुओं को कह रही थी। अगर हम नहीं होते तो एक खास समुदाय के लोग आपको घेर लेते और 1 सेकंड में खत्म कर देते। सर, ये तो जेनोसाइड का न्योता दे रही थी ना, ये तो उस जमात को भड़का रही थी कि मैं कहूंगी तो तुम बस 1 सेकंड में खत्म कर देना हिंदुओं को। तो इसके लिए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, कड़ी कार्रवाई होगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, ये बात उस राज्य की मुख्यमंत्री कह रही थी, मतलब तब ये मुख्यमंत्री थी जिस राज्य में 1946 में एक डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और एक पूरी भीड़ निकली थी, और उसने 16 अगस्त 1946 को, और उसने वहां पर हिंदुओं के साथ का नरसंहार किया था। ममता बनर्जी उस नरसंहार का की याद दिला रही थी कि अगर हमको वोट नहीं दिया, अगर हम हार गए, मतलब हार क्या गए, हमको वोट नहीं दिया, हारने का तो इनके कहीं था ही नहीं। 2021 के चुनाव में इन्होंने वहां पर यही मारकाट मचाई थी, उससे पहले भी मारकाट मचाई थी, और 24 में भी मारकाट मचाई थी, जो पोस्ट पोल वायलेंस। तो ये उस चीज का ये धमकी दे रही थी, और इस समय ये विवाद हुआ, उस समय लोगों ने कहा, सब कुछ कहा, लेकिन इनकी पार्टी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। जो कह रही थी ये उसी दहशत का परिणाम था, उसी डर का परिणाम था कि जितने भी एग्जिट पोल थे उसमें बराबरी का दिखता था मुकाबला। लोग खुल के बोलने को तैयार नहीं थे, टीवी के कैमरों पर लोग उस तरीके से खुल के नहीं बोल पा रहे थे, बहुत जगहों पर बोल भी रहे थे, लेकिन बहुत जगहों पर लोगों को जान माल का डर था। आज भी बम पकड़े जा रहे हैं टीएमसी के दफ्तरों में। तो इनकी तैयारी पूरी थी।
इनकी तैयारी पूरी थी कि जिस दिन अगर परिणाम आएगा उस दिन हिंदुओं का नरसंहार किया जाएगा। ममता बनर्जी उसका खौफ दिखाकर, उसी का डर दिखाकर, उसी समुदाय का खौफ दिखाकर, जिसके लिए ये हेट स्पीच नहीं है, ये बहुत सीधी बात है कि ये एक तरह का युद्ध का की घोषणा है भारत के लोगों पर। ये सोहरावर्दी ने किया था, ये जिन्ना ने किया था, आज ममता बनर्जी नाम की एक महिला कर रही है। इसके लिए ममता, मतलब बाकी सारे, चाहे इनके करप्शन हो, चाहे इनके पॉलिटिकल करप्शन हो, सबके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन इस महिला को इस काम के लिए, इस बयान के लिए और इसके लिए किए गए इनकी सारी तैयारियों के लिए अगर माफ कर दिया गया तो ये कतई, मतलब ये इस देश के साथ एक अन्याय होगा, क्योंकि इस देश में वैसे भी आदत नहीं है हिंदुओं के पर हुए अत्याचारों का कभी कोई न्याय हिंदुओं को मिला नहीं, आज तक नहीं मिला। चाहे वो स्वतंत्रता के समय जो बंटवारे के समय जो हुआ कुछ हिंदुओं के साथ, उसके बाद तमाम नरसंहारों में हुआ। बंगाल में अभी पिछले दिनों तक जो नरसंहार, जो अत्याचार हुए, जो मारे गए लोग, उनके साथ क्या होगा, सीबीआई जांच हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज तक हम दिल्ली में जो सब कुछ हुआ केजरीवाल के नेतृत्व में, जो डायरेक्ट एक्शन डे, वो भी था एक खिलाफत 2.0 जिसको कहा था उन लोगों ने। ठीक है, वो जेल में है, लेकिन न्याय जो एक होता है कि आप आगे से ऐसा ना हो, आगे से इस तरीके की गतिविधियां, इस तरह की प्रवृत्तियां ना हो, वो नहीं, एक सजा ना मिलने से जो होता है। तो आशा करना चाहिए कि कम से कम अब ये अंत हो। ममता बनर्जी का कम से कम इस स्टेटमेंट के लिए, इसको सिर्फ पॉलिटिकली देखना बहुत बड़ी गलती होगी, इनके साथ कुछ होना चाहिए इसके लिए। ममता बनर्जी के खिलाफ तो 16 दिन पहले सिलीगुड़ी में भी एक एफआईआर हुई थी, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है। उसके लिए भी एफआईआर दर्ज हुई है इनके खिलाफ। अब दो एफआईआर हो गई हैं, तो तब तो उम्मीद की जा सकती है ना कि कार्रवाई होगी। देखिए, ममता बनर्जी ने गंदा धर्म कहा, और सिर्फ ये तो परंपरा एक, मतलब मुझे लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो हिंदू आदि हैं। हिंदुओं को तो गंदा धर्म कहने की परंपरा नेहरू जी ने शुरू कर दी थी, क्योंकि वो एक्सीडेंटल हिंदू थे, हिंदू धर्म को अपना मानते नहीं थे वो। और उसके बाद का जो पूरी राज व्यवस्था थी, वो भी हिंदू धर्म को गंदा मानने, हिंदू धर्म को पिछड़ा मानने, जो अभी मोदी जी ने जो अभी उसमें कहा कि हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट, मतलब भारत अगर पिछड़ा हुआ है, भारत अगर गरीब है, भारत में अगर भुखमरी है, तो इसके लिए कौन दोषी है? हिंदू दोषी है। ये भी तो एक गाली है। तो हिंदू को गाली देना एक संस्थागत व्यवस्था इस भारत की थी। और मोदी जी की जो सबसे बड़ी सफलता है, मोदी जी की जो सबसे बड़ी, मेरा मानना है कि इसमें जिसके लिए हमको एक उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने उसी व्यवस्था को चुनौती दी और उस व्यवस्था को काफी सीमा तक, बहुत हद तक रोकने में सफलता पाई। आज ये इन पर केस दर्ज हो रहा है, ये भी हिंदू समाज की एक बड़ी जीत आप मानिए। लेकिन देखिए, अब वही बात है कि आप इनको तो कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पर मतलब एक तरह से, ये तो चलिए बंगाल था जहां पर डेमोग्राफी भी काफी चेंज हो गई थी, ये सत्ता में थी, लेकिन यहाँ विपक्ष में बैठी हुई एक पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, उनका एक नेता कहता है कि हनुमान बंदर था, बंदर कैसे सूरज खा गया, दुर्गा जो है वो 8 हाथों वाली औरत आ जाएगी तो आप क्या करोगे, आप डर के भाग जाओगे। ये अखिलेश यादव के सहयोगी, जो उनके प्रवक्ता हैं, जो तमाम तरह के लोग, उनकी स्टेटमेंट है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई इसी उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गंदा बताना, ये सब तो अब डेंगू मलेरिया किसको भूला है? डेंगू मलेरिया आज भी जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री आए हैं, वो कह रहे हैं कि वो दीपम में हम दिया नहीं जलाने देंगे, कोर्ट का ऑर्डर हम नहीं मानेंगे। तो ये एक परंपरा थी, लेकिन आप नरसंहार की सीधे सीधे कॉल दे रहे हैं, तब भी आपका कुछ नहीं हो रहा है। आप हिंदुओं का नाम शनाब बोल रहे हैं, तब भी कॉल नहीं हो रहा है। आप मंच से खड़े होकर काबा और मदीना के सपने देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू जो होता है काफिर, जो काफिर है वो, उसको वो मरता है, जो लड़ता है वो जीतता है। इसी महिला ने तो ये भी कहा था ना। हम इतना सामान्य तरीके से इन चीजों को राजनीतिक समझकर भूल जाते हैं। ये वो देश है जिनमें इस तरीके की ही बयानों के आधार पर हमारे बाकायदे नरसंहार हुए हैं, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, सब 100 साल के अंदर के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन हम भूल जाते हैं। लेकिन ठीक है, अब मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कम से कम एफआईआर तो लॉन्च हो रही है, कम से कम इस पे कुछ तो कोई बात तो ले रहा है, नोटिस तो ले रहा है। आगे ऐसा ना हो, ये हम आशा कर सकते हैं। और फिर आप ये देखो, ममता बनर्जी का जो भतीजा है, उसने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए थे सर। उसके खिलाफ भी तो एफआईआर दर्ज हुए हैं ना, और उससे वो तिल मिलाया हुआ है। उसने कहा था कि 4 मई को 12 बजे देख लेंगे कौन दिल्ली से किसका बाप आएगा बचाने के लिए। वो तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनाने वाला था डायमंड हार्बर में, कि जहांगीर ने कहा कि 12 बजे 4 मई को बहुत से लोगों को दिल का दौरा पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनाना पड़ेगा ताकि जल्दी जल्दी संस्कार किया जा सके। ये सारी बातें उसने बोली, उस पर भी एफआईआर हुई। और अब वो चिल्ला रहा है कि
अमित शाह पर क्यों नहीं हो जाती एफआईआर? उन्होंने भी तो कहा था कि मैं टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका कर ले जाऊंगा। अरे गुंडों को कहा था, गुंडे तो किसी भी पार्टी के हो, उनको उल्टा ही लटकाया जाना चाहिए। नहीं, उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा कहा था, तो सीधे तो हो गए सब। उन्होंने तो कर दिया भाई, उल्टा लटकाया। और जो जहांगीर खान जिसका नाम आपने लिया, जो पुष्पा बना घूम रहा था, वो हाफ पैंट में अपने, देखिए कैसे ऐसे हाथ जोड़े हुए और निरी हालत में घूम रहा है। बाकियों के साथ जो हो रहा है वो भी देख ही रही है जनता। तो गुंडे तो सीधे हो गए, वरना तो ये तो गुंडे जो थे वो उन्होंने अमित शाह ने जो कहा था करके दिखा दिया। और आप ठीक है, अब आप कुछ भी कह दो, क्योंकि सारा गेम नैरेटिव का है। दिल्ली का मीडिया आपके साथ बैठा हुआ है जो बता रहा है कि नहीं नहीं, ममता बनर्जी तो बड़ी साध्वी थी और बाकी तो सब ये इस नालायक की गड़बड़ी है। लेकिन उस नालायक का साथ साथ में आप बचाव भी कर रहे हो। ठीक है, एक भ्रमजाल था, एक माया जाल था, ममता बनर्जी का एक छद्म आवरण था, वो टूट रहा है। और ये छद्म आवरण सिर्फ वहीं नहीं है, अन्य राज्यों में भी है। जहां जहां कांग्रेस है, जहां जहां कांग्रेस के सहयोगी हैं, जहां जहां कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब ये एक शुद्धिकरण का आरंभ है। अब ये ऋतव्रत की अगुवाई में अगर वहां पर टीएमसी एक सामान्य राजनीतिक दल जो कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े, विपक्ष हो, पक्ष कभी सत्ता में आने के लिए भी वो तैयारी करे। निश्चित रूप से भाजपा कोई ऐसा थोड़ी कि वो स्वर्ग से उतरी है और उसको राज करने का अनंत काल तक अधिकार है, कोई राजनीतिक दल। लेकिन इस तरीके से आप भारत के हिंदुओं को गंदा कह के, गाली देकर, उनके नरसंहार की बातें कर कर मुस्लिम तुष्टीकरण आप इस हद तक कर रहे हैं कि आप उनको एक अलग इस्लामी देश बनाने की तैयारी में लग जा रहे हैं। तो वो प्रवृत्तियां अगर इस देश में, ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आपने चूंकि सीए की बात की, उसकी यूसीसी की बात की, तो चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो डेमोग्राफिक चेंज के सारे संबंधित बातें हो, चाहे वो ये डिलिमिटेशन हो, डिलिमिटेशन में भी उस वो बात छुपी हुई है कि जो भारत के इस्लामीकरण का जो की तैयारी बहुत ही सटल वे में कांग्रेस कर रही थी, कांग्रेस और कांग्रेस की समान विचार धर्मा जो पार्टियां हैं, वो जो भारत का इस्लामीकरण कर रही थी, वो डिलिमिटेशन अगर ढंग से होगा तो वो उसमें रुकावट पैदा होगी, तो उसमें जो समस्या आएगी तो कांग्रेस इसलिए तिलमिलाई हुई है। अब जब उनका ये कुनबा, ये पूरा भानुमति का कुनबा जो है वो बिखर गया, तो निश्चित रूप से उनके अब जो अलग अलग विधायक सांसद हैं उनके अपने मुद्दे हैं, उनको दोबारा जीत के आना है, उनकी अपनी राजनीति है। भाई अगर शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के साथ इतने झंझावात में भी 9 लोग जो उनके साथ थे और 9 सांसद चुन के आए लोकसभा में, समाज मतलब ये जो रिपोर्ट्स हैं वो तो बता रही कि 7 उसमें से भी जाने वाले हैं, क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि भाई अगला जब लोकसभा चुनाव होगा तो हमारी सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है। उस समय तो आपने चलो ठीक है एक तुक्का लग गया। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव, 27 का रिजल्ट आएगा। और अगर अखिलेश यादव तीसरी बार हारते हैं तो ये जो 36 का जो अपना कुनबा लेके घूम रहे हैं, ये 36 के जो टुकड़े होंगे ना, वो 36 टुकड़े होंगे, वो तृणमूल से भी ज्यादा दुर्गति होगी, तृणमूल से भी ज्यादा उनके बिखराव होगा। क्योंकि जो भी पार्टियां विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि केवल तुष्टीकरण के आधार पर, हिंदू विरोध के आधार पर, हिंदू घृणा के आधार पर चल रही हैं, उनका अंत, उनकी नियति यही है। ये बंगाल ने करके दिखाया है, अन्य राज्यों ने भी दिखाया है, अभी अन्य राज्य जो बाकी राज्य हैं वो भी देखेंगे। पर एक चीज ये बताइए कि जो कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच लड़ाई चल रही है, इसका अंत क्या दिखता है? क्योंकि कल्याण बनर्जी ने सीधे सीधे ममता को 2 ऑप्शन दिए हैं, या अभिषेक के साथ राजनीति कर लो या मेरे साथ, दोनों, हम दोनों में से एक को चुनो। आपको लगता है ममता बनर्जी, जिन्होंने की पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया अपने भतीजे के चक्कर में, वो कल्याण बनर्जी की बात सुनेंगी? देखिए, वो बात तो नहीं सुनेंगी। कल्याण बनर्जी की सारी शिकायत किसी से नहीं है। कल्याण बनर्जी की सिर्फ शिकायत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वो सीनियर एडवोकेट हैं और उनको रात में बदल दिया गया बिना बताए हुए, एक दूसरे एडवोकेट को खड़ा कर दिया अभिषेक बनर्जी ने, और उनका अपमान हो गया कि भाई अभिषेक बनर्जी ने मुझे बताया नहीं। तो भाई तुम अभिषेक बनर्जी पे गुस्सा निकाल रहे हो कि अभिषेक बनर्जी ने बताया नहीं, तो ममता भाई तो आपको फोन कर सकती थी। आप तो ममता बनर्जी के दोस्त थे, अभिषेक बनर्जी क्यों आपको बताएगा? आपको ममता बनर्जी उन्होंने भी तो नहीं बताया, मतलब आपसे कह दिया कि भाई ठीक है, आप हमारे काम के नहीं है। और चाहे जो भी हो, इन सबको काम के नहीं होने से ज्यादा सबको अपने अपने बहाने चाहिए इस पूरी व्यवस्था से निकलने का, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसको गालियां पड़े। जब वो एयरपोर्ट से गुजरे तो उसको पीछे चोर चोर की गालियां दी जनता। और ये जो लोग गालियां दे रहे हैं, आप उन पर कैमरा घुमा के देख लीजिए, उसमें से एक आप भाजपा या किसी भी उस तरह की जनता है, आम सामान्य जनता है, जो आपके लिए सड़कों पर निकलना आपके लिए कठिन हो चुका है। ममता बनर्जी के लिए ईगो का प्रश्न होगा, वो अड़ी रहेंगी, अंत उनके भतीजे के लिए ईगो का प्रश्न होगा, वो अड़ा रहेगा। लेकिन बाकियों की क्या मजबूरी है भाई? सीधी बात है, तो ये भी अपना बहाना ढूंढ रहे तो उनको मिल गया बहाना।
मतलब वही है ना कि तुम रूठे हम छूटे वाली बात, कि भाई ठीक है तुमने हमको काटा, हमारा हमको अपने एडवोकेट उससे हटाया, तो अब हम सुबह नाटक करेंगे। और धीरे धीरे वो अपनी वो पेशबंदी कर रही। महुआ मोइत्रा क्यों लंदन में जाके बैठी हुई है? जब यहाँ आग लगी हुई है तो वो लंदन में क्या कर रही है? भाई सीधी बात है, ये साइनी घोष जो है वो पहुंच गई काबा मदीना की जगह भूपेंद्र यादव के घर पे। कहा वो काबा और मदीना उनको जाना था आज, और उसके बजाय वो भूपेंद्र यादव के घर पहुंच जाती हैं और वहां पर जाकर सिग्नेचर कराती हैं अपने बागी उसमें लिस्ट में उनका भी नाम है। तो अब बात वही आ रही है कि इन सबको बहाने चाहिए, इस पूरे गैंग से निकलने का किसी की कोई विचारधारा नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने इनके लिए रास्ता बंद कर रखा है। अब इनको एक सीधी बात है कि आप मतलब युद्ध है, इस युद्ध में शत्रु का भी प्रयोग हो सकता है, तो शत्रु का जी। प्रयोग हो रहा है। इस ऐसा तो है नहीं कि कोई कंफ्यूजन है भाजपा को या किसी तरह के उनके समर्थकों को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ममता बनर्जी का वो मुस्लिम वोट बैंक जो था वो भी तो छितरा गया। अब देखिए जो 19-20 अलग दल बना रहे हैं लोकसभा के सांसद, इनमें 3 तो मुसलमान हैं। उनमें वो यूसुफ पठान भी है। आप सोचिए यूसुफ पठान क्या है भाई, ममता बनर्जी ने टिकट दिया तब तो जीता चुनाव, और आज वो भी आंखें दिखा रहा है। तो इनकी भी तो कुछ मजबूरियां होंगी, तभी तो ये लोग अलग गुट बनाने को तैयार हो गए। देखिए, मुसलमानों का कारण, जो मुसलमान विधायक हैं चाहे सांसद हैं, उनके कारण बड़े, उनके पीछे की पूरी डायनेमिक्स भारत के लोगों को समझनी चाहिए। ये सिर्फ राजनीतिक कारणों से टूट गए ऐसा मानना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि 34 के करीब विधायक थे जो 80 चुन के आए ममता के, उसमें 34 के करीब मुस्लिम थे। और उस 34 में से 17 से 18 कुछ मतलब 50% से ज्यादा जो है उन्होंने छोड़ के और ऋतुव्रत के खेमे में चले गए। वहां पर जाके वो मंत्री नहीं बन जाएंगे। उनको ये दिख रहा है कि अब ममता बनर्जी मुसलमानों इस्लाम का काम करने लायक नहीं बची हैं। अब ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो चुकी है। उनको ये जमीन पे वो लोग हैं, उनको ये दिख रहा है कि अभिषेक बनर्जी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनकी राजनीति, उनकी जो मुस्लिम राजनीति है, अब उनके किसी काम की नहीं है। तो अभी के लिए ऋतव्रत बनर्जी ठीक है, क्योंकि वहां पर आप कम से कम भाई भाजपा के काम भी आ जाएंगे कभी अपना कुछ भाई। यूसुफ पठान का बहुत टिपिकल केस है कि यूसुफ पठान को अपना वो नंबर 2 की जो जमीन, जो सरकारी जमीन कब्जा की है, उनको लग रहा है कि अमित शाह उस जमीन को छुड़ा देंगे उस केस में जो फंसे हुए हैं वडोदरा में। वडोदरा में उन्होंने एक सरकारी जमीन हड़प रखी है। तो इस तरीके से सबके अपने अपने केसेस होंगे। सरकार जो है वो उनको क्या राहत देगी नहीं देगी वो तो बात की बात है, मुझे नहीं लगता कि देगी, लेकिन इन सबको आशा जरूर है क्योंकि यहां पर कुछ नहीं होने वाला। ममता बनर्जी के खेमे में उनका कुछ नहीं होने वाला है। आगे चल के कोई विकल्प खड़ा होगा, आगे चल के कोई नया नेता आएगा, ओवैसी आएगा, कोई ये क्या कहते हैं, अब सोचिए फिरहाद हाकिम चुप बैठा हुआ है, वो अपना पाला बदलने की बहाने की तलाश में है। कल को कोई भी उसको कुछ कर दे, वो वकील होता और उसके वकील पद से हटा देते, तो वो भी आकर किसी चैनल पर बैठ के रो रहा होता कि मेरे साथ अभिषेक बनर्जी ने बड़ा गलत कर दिया। तो सबको एक बहाना चाहिए। वो बहाना जैसे ही तृणमूल कांग्रेस उनको मतलब ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी देंगे, वैसे ही वो स्विच करने को तैयार बैठे हुए हैं। अंततः वहां पर जो मुस्लिम राजनीति है उसके लिए एक नेतृत्व की जरूरत है, जो निश्चित रूप से ये जो बाबर वाले थे, जो बाबरी मस्जिद बना रहा था, वो उस काम के लिए उनको, हुमायूं कबीर, वो उनको नहीं लगता है, वो उनको नहीं लगता होगा। तो अब आगे चल के देखते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो चुप बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने तो वहां से भी गजवा हिंद का सपना देखा था, वहां से ग्रेटर बांग्लादेश बन रहा था। तो क्या वो सपने को इतनी आसानी से छोड़ देंगे? तो अभी तदर्थ व्यवस्था में जैसे वो अपनी जान बचा सकते हैं, अभी चूंकि बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, तो जैसे भी सिर बचा सको तो वो सिर बचा रहे हैं। निश्चित रूप से ये सारी शक्तियां हैं जिनसे आने वाले समय में जूझना पड़ेगा। ये राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक सिविलाइजेशनल लड़ाई है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने जो शुरुआत की है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही संतोष देने वाली है। और आगे चल के भी ये इस लड़ाई को उसी तरीके से हमें देखना चाहिए। ये कतई राजनीतिक लड़ाई नहीं है जहां तक हिंदू मुसलमान की बात है। ममता बनर्जी ऐसे ही नहीं हिंदुओं को गंदा धर्म और नरसंहार की धमकी दे रही थी। और दूसरे आज तो शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली पहुंचेंगे। इन ये जो 19-20 बागी हैं इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के सांसद, इनसे मुलाकात करेंगे। अब कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे शायद वो इनको आपस में कि कैसे क्या करना है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो खलबली मची हुई है चंद्र प्रकाशी, इसके पीछे मोदी सरकार का कोई बड़ा मकसद तो है, और वो गुपचुप गाहे बगाहे सामने आ रहा है। अब देखना ही होगा कि क्या मॉनसून सत्र में ये डिलिमिटेशन या वन नेशन वन इलेक्शन या महिला आरक्षण या यूसीसी ये बिल लाए जाते हैं या फिर कोई स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। लेकिन कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, इसीलिए
त्राही-त्राही मची हुई है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो शिव हो गया, मैंने तो विष पी लिया। आरजेडी को कुछ पता नहीं इस बारे में, टीएमसी को कुछ पता नहीं, सिर्फ मुझको ही सब कुछ पता है। तो ये ज्ञान भी उनको होने लगा है। तो देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।